हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुलकेश श्रीवास्तव हूँ और आज आप सभी कक्षा 10 का रसायन विज्ञान का एक अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। देखिए, हम सभी ने पिछली कक्षाओं में रसायन के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ एकत्रित की हैं, लेकिन अब आज के समय में हमें जब रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानना होगा तो ये जानना जरूरी है कि आखिर रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं। तो इन सभी अभिक्रियाओं के पीछे जो बहुत बड़ा कारण है वह यह है परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थायी परिवर्तन और एक होता है स्थायी परिवर्तन। जो अस्थायी परिवर्तन होता है उसको हम विज्ञान की भाषा में भौतिक परिवर्तन का नाम देते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? जब भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किसी पदार्थ के गुण, रासायनिक गुण तथा संगठन आदि में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जब उन विशेष परिस्थितियों को हम हटा लेते हैं तो वह वापस से अपनी मूल अवस्था में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? जब कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या होता है, जब कुछ विशेष परिस्थितियां लगाई जाती हैं तथा पदार्थ का जो गुण है, संगठन है, उसका जो आकार है, यह सब परिवर्तित हो जाए, लेकिन उन परिस्थितियों को हटाने के बाद, उन स्थितियों को हटाने के बाद भी क्या हो, वह अपनी मूल अवस्था को प्राप्त न कर सके। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उनको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब इन रासायनिक परिवर्तनों में जो विशेष जो शर्तें होती हैं उनको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, कुछ परिस्थितियां होती हैं उन पर हम ध्यान देंगे। जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है। लोहे का तवा या जो तसला होता है, आपके घर में देखा होगा आप सभी लोगों ने, लोहे के जो बर्तन होते हैं, जो कील होती है उसको आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ सकते हैं, ठीक है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, किण्वन की प्रक्रिया आप सभी ने पढ़ रखी होगी, ठीक है। भोजन जो है वो पकाया जाता है। अब जैसे बात आ जाती है भोजन के पकाने की, तो भोजन का पकाना क्या है? क्या वह रासायनिक अभिक्रिया है या रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए, एक चावल का दाना जो हमें खेत से मिलता है, चावल के दाने को जब हम पका देते हैं तो वो एक और रूप में मिलता है। क्या हम उस रूप से वापस से उस चावल के दाने को प्राप्त कर सकते हैं जो हमें खेत से प्राप्त हुआ था? खेत से हमने धान प्राप्त किया, धान से हमने चावल प्राप्त किया, चावल का कण जो ठोस था, उसके बाद हमने उसको पकाया, पकाने के बाद वो कैसा हो जाता है? वो लचीला हो जाता है। लेकिन हम अगर चाहें तो उस पके हुए चावल से पुराना जो कच्चा चावल था वो प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो पदार्थ था उसने एक नई स्टेज को, नई जो है रूप को प्राप्त किया, लेकिन हम पुरानी रूप को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन है वो है रासायनिक परिवर्तन। देखिए, हम सांस लेते हैं, हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है, ये भी एक प्रकार के परिवर्तन है। इन सभी परिस्थितियों में जो प्रारंभिक स्थितियां थी और जो बाद की परिस्थितियां हैं वो परिवर्तित हैं। कुछ परिस्थितियों में क्या है, कुछ परिस्थितियों में हम प्रारंभिक जो परिस्थितियां थी, जो प्रारंभिक वस्तु का स्वरूप था उसको प्राप्त कर देते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। अब इन सभी माध्यमों में हम आपको कुछ और चीजें दिखाना चाहेंगे। जब भी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन होता है तो जो पदार्थ होता है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनके बारे में, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्थाओं के बारे में हमने पहले से जान रखा है क्या कि भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था तथा गैसीय अवस्था। तो कोई भी पदार्थ जब हम उसमें रासायनिक परिवर्तन करते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन मुमकिन है, ठीक। उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो किसी प्रकार की गैस का उत्सर्जन हो सकता है। उत्सर्जन मतलब वो हमें प्राप्त हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, निकास हो सकता है, मतलब बाहर निकल सकती है, और उसके तापमान में परिवर्तन होता है। जैसे चावल के दाने को जब हमने पकाना शुरू किया तो हमने उसको किसी बर्तन में पकाया तो उसका तापमान बढ़ेगा तभी वो पकेगा। यह कभी भी जो है संभव नहीं है कि आप एक चावल का दाना लें और उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें तो वो पक जाए। क्यों? क्योंकि उसके तापमान में हम जो है बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे हैं। जब तापमान में बढ़ोतरी करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पका हुआ चावल मिल जाएगा। तो ये कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं जो किसी भी वस्तु की प्रकृति में या पदार्थ की प्रकृति में होते हैं। इसके बाद बात आती है रासायनिक समीकरण की। तो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं जरा हम इनके बारे में भी देखेंगे। देखिए, रासायनिक समीकरण, जब भी हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिकारक और जो उत्पाद होते हैं उनको, उनके जो संकेत रूप होते हैं उनमें लिखते हैं, संक्षेप में लिखना चाहते हैं, तो इस प्रकार से जो समीकरण प्राप्त होता है, जो शर्त मिलती है, उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। देखिए, मान लीजिए हमारे घर में चाय बनती है, ठीक है। तो जब हम चाय बनाएंगे तो उसमें कई प्रकार के पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है। जैसे जब हमने चाय बनाई तो हमने जो है पानी लिया, चाय पत्ती लिया, शक्कर लिया, दूध लिया, और इन सभी को जो है हमने गैस रखा। तो जो पदार्थ लिए गए हैं चाय बनाने के लिए
उनको हम कहते हैं अभिकारक। किसी भी अभिक्रिया में, चाहे वो रासायनिक हो या ना रासायनिक हो, अभिक्रिया में जिन पदार्थों के उपयोग से हम किसी पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं उसे हम कहते हैं अभिकारक। तो जैसे चाय बनाने चले तो ये जितने पदार्थों ने आपस में मिलाए इनको हम कहेंगे अभिकारक, और इनके जब इनको गैस रखेंगे तो जो चाय बनी है उस चाय को हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब भी किसी अभिक्रिया के जो अभिकारक होते हैं या जो उत्पाद होते हैं उनको हम उनके संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं और इस शर्त को लिखते हैं, तो हम इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, चाहे वो अभिकारक हो चाहे वो उत्पाद हो। जैसे कि हम आगे देखेंगे कि एक अभिक्रिया दे रखी है, उस अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने कहा, अगर हम मैग्नीशियम जो कि एक धातु है उसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक, अब यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन दो पदार्थों में पहले लिए, इनको मिलाया, तो इनको हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें अभिक्रिया के बाद प्राप्त हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो जब हम चाहें तो एक वाक्य के रूप में लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन को क्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। लेकिन इसका शब्द समीकरण जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि हमने मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मिलाया है, और उसके बाद हम इसको क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये तो हो गया मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इन दोनों में रासायनिक परिवर्तन होगा तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। भाई चाय बनाई हमने तो चाय में क्या हुआ, पानी, दूध, चीनी, ये सब चीजें मिलाई, इनमें परिवर्तन हुआ तभी तो हमें चाय प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये दोनों पदार्थ जिनमें परिवर्तन हो रहा है उनको हम क्या कहेंगे, उन्हें हम अभिकारक कहेंगे। और इस अभिक्रिया से जिस नए पदार्थ का जन्म हो रहा है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो जन्म हो रहा है, हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे उत्पाद कहेंगे। ध्यान से समझ के आपको अभिकारक और उत्पाद के बारे में समझ में आ गया। अब देखिए, इस प्रक्रिया में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा परिवर्तन। दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जहां पदार्थ की मूल अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बिजली का बल्ब, वो जलेगा बुझेगा, अब जल भी रहा है बुझ भी रहा है, हम उसमें मूल अवस्था को प्राप्त कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, बिजली का बल्ब का जलना एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जब हम आएंगे रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जहां विशेष अवस्था को हटाने के बाद भी पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे हमने कागज लिया, कागज को जला दिया, अब राख बन गई, तो क्या राख से पुनः कागज प्राप्त किया जा सकता है, नहीं। तो ये क्या है, ये जो परिवर्तन होता है ये रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन के आधार पर हमने रासायनिक अभिक्रिया को समझाया। रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर हमने रासायनिक समीकरण को समझाया कि क्या होता है, जब हम यहाँ अभिकारकों और उत्पादों को क्या करते हैं, उनको संक्षेप में लिखते हैं, एक समीकरण के रूप में लिखते हैं, तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जरा आगे का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रकरण है, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अभी तक रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा हमने, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, अभिकारक और उत्पाद जैसे प्राप्त होते हैं उत्पाद, और जिस प्रकार से क्रिया करते हैं अभिकारक, वो सब अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इन प्रकारों के आधार पर हमने क्या कहा, रासायनिक अभिक्रियाओं को कुछ भागों में वर्गीकृत किया। अब ये भाग कितने प्रकार के होते हैं, इनमें पहली जो अभिक्रिया होती है वह होती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जहां पर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तथा किसी एक नए, केवल एक, संयोजन मतलब क्या है, जुड़ना। जब कई सारी चीजों को जोड़ेंगे तो कोई एक चीज बनेगी। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर संयोग करके किसी एक ही उत्पाद को जन्म देते हैं, जिसका जो रासायनिक गुण है, जो रासायनिक संगठन है, जो प्रकार है, वो अभिकारकों से भिन्न होगा। ठीक है, मतलब अगर आप अभिकारकों के ही पूरे गुण रख देंगे उत्पाद में, तो अभिकारक उत्पाद अलग कहाँ से हुआ। तो अभिकारक जो ये है उनके गुणों से भिन्न, उनके संगठन से भिन्न जब प्राप्त होगी चीज, तो जो भी प्राप्त होगा पदार्थ, उसे हम कह देंगे क्या, संयोजन। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, जब हम दो या दो से अधिक, ये देखिए संयोजन अभिक्रिया के लिए जब हमने क्या किया है, जब हमने दो पदार्थों को लिया है और उनके योग से केवल एक उत्पाद प्राप्त किया है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको हमने पानी के साथ यानी H2O के साथ मिलाया है और हमें मिला गया है बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का फुल टॉनिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो पदार्थ हैं, अभिकारक हमारे पास दो हैं, और इनको जोड़ने पर पदार्थ कितना मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, जिसके जो गुण है इस पूरे CaOH के, यानी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो गुण है वो ना तो पूरी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड की तरह है, ना ही पूरी तरीके से पानी की तरह।
तो जब दो या दो से अधिक अभिकारकों को लेकर हमने उनको आपस में अभिक्रिया कराया, उससे कोई एक ही उत्पाद प्राप्त होता है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है हम उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इसके बाद जो दूसरे प्रकार की अभिक्रिया है उस पर हम लोग चलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब ये आ गई वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वियोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रिया होती हैं जहां केवल एक ही अभिकारक अपने सरल अणुओं में या सरल जो उसके प्रकार होते हैं उनमें टूट जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, हमने क्या लिया, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बन क्या होता है? CaCO3। इसको हमने गर्म किया यानी ऊष्मा दी, तो ऊष्मा देने पर या दो सरल अणुओं में किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो जब किसी अभिक्रिया में कोई एक ही अभिकारक दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो इस प्रकार को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रियाओं के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है जब ऊष्मा दी जाती है, तो इसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। एक होता है जब सूर्य के प्रकाश से वियोजन कराया जाता है, तो इसे प्रकाशीय विघटन कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। और एक होता है जब हम विद्युत तापीय ऊर्जा देते हैं यानी विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हैं और उससे टूट जाता है पदार्थ, तो हम इसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया। तो जो वियोजन अभिक्रियाएं वो तीन प्रकार की हो गई। कौन कौन सी? पहली हो गई ऊष्मीय वियोजन, दूसरी हो गई प्रकाशिक वियोजन और तीसरी हो गई विद्युत अपघटनीय वियोजन। ठीक है, लेकिन वियोजन का मतलब क्या हुआ? वियोजन का मतलब यही है कि एक ही अभिकारक जब दो या दो से अधिक सरल अणुओं में, सरल अनुपातों में टूट जाए और उन अभिकारक जो उत्पाद हमें मिले उनके जो रासायनिक संगठन है, जो रासायनिक गुण है, वो क्या होंगे, वो अपने जो अभिकारक गुण में था उससे अलग होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा स्वरूप हो गया अभिक्रिया का। अब हम लोग चलेंगे तीसरे स्वरूप पर। जो तीसरा स्वरूप है वो है, देखिए जो तीसरा स्वरूप है हमारे पास अभिक्रिया का, जो तीसरा प्रकार है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब आप लोग सभी लोग समझते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, इसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? जब कभी किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उन अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक का कोई एक तत्व दूसरे अभिकारक के, दूसरा जो यौगिक है उसके किसी एक तत्व को उसके स्थान से प्रतिस्थापित करें, मतलब हटा दें और उसकी जगह पर खुदा जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जैसे आप उदाहरण देख रहे हैं, लोहे को कॉपर सल्फेट विलयन में मिलाया गया, तो लोहे ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा दिया और सल्फेट के साथ खुद एडजस्ट हो गया, खुद आ गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जहां पर जब अभिकारक आपस में अभिक्रिया करें तो एक अभिकारक का जो एक तत्व है वो दूसरे के विलयन से उसके तत्व को प्रतिस्थापित कर दे या विस्थापित कर दे, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है। एक होती है जब इस तत्व ने केवल इस तत्व को प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, जब इस प्रकार की एक अभिक्रिया हो गई। ठीक है, और ये ठीक है, तो एक हो गया आपका, लोहे ने कॉपर सल्फेट विलयन से अभिक्रिया की, तो लोहा जो था वो सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ लोहे ने यानी Fe ने Cu को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया, तो ये एक अभिक्रिया हो गई विस्थापन अभिक्रिया। इसका जो दूसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया का ही, उसमें होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब एक तत्व का, जब एक यौगिक का एक तत्व दूसरे को उसके स्थान पर से विस्थापित कर दे, लेकिन जो विस्थापित हुआ तत्व है वो जिसने विस्थापित किया है उसके स्थान पर आ जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी उनमें परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण के बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और प्रकारों में सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब इनके आगे का जो भी जो है प्रकरण है वो आपको बाद में समझाया जाएगा, बाद में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।